अब यहां पर इस एग्जांपल में हमने कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी यूज किए हैं। पहले वो कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सुपर कीवर्ड। अब हमें समझना है कि सुपर कीवर्ड से क्या क्या होता है। ये सुपर कीवर्ड भी दिस कीवर्ड की तरह से तीन तरीके से यूज होता है। तीन यूज है इसके, लेकिन इसमें और दिस कीवर्ड में अंतर भी है। दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, सुपर कीवर्ड कोई रेफरेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट नहीं करता। लिखेंगे यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। फर्स्ट, it is used to invoke a superclass constructor from a subclass constructor। सिंटेक्स होता है अगर आपको किसी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना है तो आप सब क्लास के अंदर लिखेंगे सुपर आर्गुमेंट्स इफ एनी। अब ये भी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, जैसे कल हमने जिसके साथ लिमिटेशन बताई थी। और इसके पीछे भी कुछ कारण है जो आगे आगे आपको पता चलेगा। यहां पर हमने देखिए दो जगह यूज किया है। हमने रेक्टेंगल क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखा है और हमने क्यूबॉइड क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी सुपर लिखा है। यहां पर ये अकेला स्टेटमेंट था, ये फर्स्ट था, ये लास्ट था, लेकिन यहां पर दो स्टेटमेंट है। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो कोड कंपाइल नहीं होगा। कंपाइलर कहेगा सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। बात समझ आई? अब एक यूज हो गया, दूसरे यूज की बात करते हैं। लिखेंगे सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू इन्वोक ए सुपर क्लास मेथड फ्रॉम ए सब क्लास मेथड। सुपर कीवर्ड का यूज करके हम सब क्लास के मेथड से सुपर क्लास का मेथड भी इन्वोक करा सकते हैं। सिंटेक्स होता है super dot method name arguments if any। अब इस केस में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप देखें तो यहां पर हमने इसका यूज किया हुआ, हमने लिखा सुपर डॉट डिस्प्ले। इस स्टेटमेंट की वजह से सुपर क्लास का डिस्प्ले मेथड इन्वोक हो जाएगा। अब अगर आप यहां पर हाइट पहले डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप हाइट वाला स्टेटमेंट पहले लिख सकते हैं, बाद में सुपर क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करा सकते हैं। बात समझ आ गई? कितने यूज हो गए? दो यूज। अब थर्ड यूज की बात करते हैं। लिखेंगे सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर सुपर क्लास डेटा मेंबर्स इन ए सब क्लास in case there is a name conflict between superclass and subclass members। तरीका होगा सुपर डॉट मेंबर नेम। अब यहां पर इसके लिए एक सिचुएशन जनरेट करके देखते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल क्लास में कोई डेटा मेंबर नहीं था, मींस नेम कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई चांस नहीं है। क्यूबॉइड क्लास में डेटा मेंबर है लेकिन उसका नाम हमने अलग रखा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सिनेरियो जनरेट करते हैं कि यहां पर जो डेटा मेंबर है इसका नाम एल है। ऐसा हो सकता है जिस नाम का डेटा मेंबर सुपर क्लास में है उसी नाम का डेटा मेंबर हम सब क्लास में यूज कर सकते हैं। अब अज्यूम करते हैं हमने एक क्यूबॉइड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। लेट्स से ये तीन पैरामीटर्स पास किए हैं। अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें तीन डेटा मेंबर होंगे, दो इनहेरिटेड, एक डिक्लेरेड। लेट्स से यहां पर एक एरो मार्क कर लेते हैं ताकि आप फर्क समझ सकें। ये डेटा मेंबर इनहेरिटेड है, ये डेटा मेंबर डिक्लेयर्ड है। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट में दोनों तरह के डेटा मेंबर।
जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस कंस्ट्रक्टर से हमने पहले फर्स्ट टू वैल्यूज के साथ सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, यानी कि 4 और 5 हमने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को अवेलेबल कराया। इस कंस्ट्रक्टर ने वो वैल्यू अपने डेटा मेंबर्स में इनिशियलाइज कर दी। ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट। वापस जाएंगे यहां पर। अब यहां पर हमने लिखा हुआ l इक्वल z, यानी कि जो बची हुई वैल्यू है इसने अपने वाले डेटा मेंबर में असाइन कर दी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इनिशियलाइजेशन में। अगर मैं डायमेंशन डिस्प्ले कराना चाहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले मेथड इन्वोक करेंगे तो ये आपका डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। ये मेथड पहले सुपर क्लास का डिस्प्ले मेथड इन्वोक कराएगा। सुपर क्लास का डिस्प्ले मेथड अपने डेटा मेंबर्स की वैल्यू लेंथ एंड ब्रेथ नाम से प्रिंट कर देगा, यानी कि प्रिंट होगा लेंथ इक्वल 4 ब्रेथ इक्वल 5। ये मेथड कंप्लीट होने के बाद ये अपने डेटा मेंबर की वैल्यू हाइट नाम से प्रिंट कर देगा, प्रिंट होगा हाइट इक्वल 6। अब सवाल आएगा जब हम वॉल्यूम मेथड इन्वोक करेंगे। वॉल्यूम मेथड में हमने लिखा हुआ है, दोबारा से यहां लिख लेते हैं L into B into L। अब ये कोड हमने सब क्लास में लिखा हुआ है। अज्यूम क्या कर रहे हैं हम वो देखते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं ये जो L है ये सुपर क्लास का है और ये जो L है ये सब क्लास का है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही स्टेटमेंट में एक नाम दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करे? नहीं हो सकता। यहां पर प्रेसिडेंस किसे दी जाएगी? L का मतलब इस क्लास में क्या होगा? इसका अपना L कि सुपर क्लास का L? अपना। बात जानते हैं आप, लोकल चीज की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। मींस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 into 5 into 6 हो, वो वास्तव में क्या होगा? 6 into 5 into 6। अब हमें इसे क्या करना है? 4 into 5 into 6। हमें पहले बताना है कि इसमें एक डेटा मेंबर सुपर क्लास का है। सब क्लास के डेटा मेंबर को तो डायरेक्टली रेफर किया जा सकता है, उसके साथ कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है। एक के साथ हम लगा देते हैं सुपर डॉट एल। अब ये क्या हो जाएगा? ना तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ना कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन होगा, ना जेआरई को कोई कंफ्यूजन होगा। बात समझ आती है? कितने यूज हो गए सुपर कीवर्ड के? 3। दिस कीवर्ड की तरह सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए, लेकिन यहां पर कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब है सुपर क्लास और सब क्लास की कंस्ट्रक्टर चेनिंग। दिस कीवर्ड की तरह आप इसका यूज कर सकते हैं मेथड चेनिंग के लिए, लेकिन यहां पर मेथड चेनिंग का मतलब है सब क्लास और सुपर क्लास के मेथड की चेनिंग। आप सब क्लास के मेथड से सुपर क्लास का मेथड इन्वोक करा सकते हैं। दिस कीवर्ड की तरह आप सुपर कीवर्ड को मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं नेम कॉन्फ्लिक्ट में। अब यहां पर जो नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो सब क्लास और सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स का नाम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दिस कीवर्ड के केस में ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर और मेथड के लोकल वेरिएबल्स के बीच में नेम कॉन्फ्लिक्ट होता था। बात समझ आ गई? इस एग्जांपल में एक और नया कॉन्सेप्ट है सुपर कीवर्ड और इनहेरिटेंस के अलावा। बता सकते हैं क्या है? मेथड ओवरराइडिंग। बिल्कुल सही बात। यहां पर डिस्प्ले मेथड को क्यूबॉइड क्लास ने ओवरराइड किया हुआ है। अब हमें समझना है ये ओवरराइडिंग क्या है। मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताया था। मैंने बताया था एक काम को एक से ज्यादा तरीके से करना पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मैंने ये भी बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म के दो पहलू होते हैं। पहले पहलू में एक ऑब्जेक्ट एक काम को एक से ज्यादा तरीके से करता है और दूसरे पहलू में अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं। और वो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उनमें चाइल्ड पेरेंट रिलेशन होता है, ऐसा मैंने बताया था। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बजाज ग्रुप का, याद हो तो आपको याद है? मैंने आपको बताया था राहुल बजाज स्कूटर बनाता था। जब उसने अपनी कंपनी की कमान अपने बेटे को दी तो उसने स्कूटर की फैक्ट्री बंद की और क्या बनाना शुरू कर दिया? बाइक। बाप भी 2 व्हीलर बनाता था, बेटा भी 2 व्हीलर बनाता है, लेकिन दोनों के लिए 2 व्हीलर का मतलब क्या है? अलग अलग। ये था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के इस पहलू को रिप्रेजेंट किया जाता है ओवरराइडिंग से। अब अगर हम इसे एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इफ ए सब क्लास defines a method having the same signature as a method of its superclass, then the subclass is said to be overriding the method of its superclass। बात समझ आती है?
अगर हम किसी सब क्लास में एक ऐसा मेथड डिफाइन करें जिसका सिग्नेचर बिल्कुल सेम हो एक सुपर क्लास के मेथड के, तो हम कहेंगे कि हम सब क्लास में वो मेथड ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड करने का मतलब ये है कि अगर हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मेथड कॉल करेंगे तो सब क्लास का अपना मेथड इन्वोक होगा, सुपर क्लास का मेथड इन्वोक नहीं होगा। अब सवाल आता है मेथड ओवरराइड क्यों किए जाते हैं? जो काम सुपर क्लास कर रही है अपने तरीके से, जरूरी नहीं कि वो तरीका सुपर क्लास सब क्लास को भी सही लगे। सब क्लास की अपनी अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है या सब क्लास को वो काम किसी अलग तरीके से करना हो सकता है। सब क्लास मेथड को ओवरराइड कर देती है। जैसे यहां समझते हैं, सुपर क्लास के पास दो डेटा मेंबर थे, लेंथ एंड ब्रेथ। सुपर क्लास के लिए डायमेंशन डिस्प्ले करने का मतलब था लेंथ एंड ब्रेथ को डिस्प्ले करना, लेकिन सब क्लास ने एक एडिशनल डायमेंशन ऐड कर दी। अब उसके लिए डायमेंशन का मतलब क्या लेंथ एंड ब्रेथ नहीं है, उसके लिए डायमेंशन का मतलब क्या है लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट। उसने मेथड ओवरराइड कर दिया ताकि तीन चीज प्रिंट की जा सके। जो काम सुपर क्लास एक तरीके से कर रही है सब क्लास उसे दूसरे तरीके से कर सकती है। तो ये दूसरे तरीके से करने के लिए सब क्लास ओवरराइडिंग करेगी। ओवरराइडिंग साधन है पॉलीमॉर्फिज्म का। बात समझ आ रही है? यहां तक हमने बेसिक इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। अब आगे के एग्जांपल जो होंगे वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए होंगे। अभी इससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना है। कल पहले वो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, देन हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे। बात समझ आती है?